नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र। मेरे पॉडकास्ट अंतर यात्रा में आपका स्वागत है। यहाँ हम साधारण दिखने वाली चीज़ों के असाधारण पहलुओं की खोज करते हैं और जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छिपे हैं कितने गहरे राज। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है: स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। 37 साल की उम्र में मैंने सोचा था कि मेरे शारीरिक तंदुरुस्ती के सबसे अच्छे दिन अब पीछे रह गए। लेकिन जब मैंने दौड़ना शुरू किया और अपनी जीवन शैली में छोटे-छोटे बदलाव किए, तो मुझे मिली एक गहरी सीख। छोटे, लगातार बदलावों ने मेरे स्वास्थ्य को न सिर्फ बेहतर बनाया, बल्कि इसे पूरी तरह से बदल दिया। आज 50 साल की उम्र में मैं न केवल दौड़ रहा हूँ, बल्कि रेस में पोडियम पर भी खड़ा हो रहा हूँ। अभी जनवरी में 21 किलोमीटर की रेस में मैं 204 धावकों में 16वां और 45 से 55 की उम्र में तीसरा था। मैं अपने 30 के दशक की तुलना में खुद को ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करता हूँ और मैं उन सभी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा हूँ जो मेरे साथियों को परेशान कर रही हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पीठ की तकलीफ, पेट की तकलीफ वगैरह वगैरह। तो इसका राज क्या है? इसके पीछे कोई जटिल डाइट या कठिन व्यायाम नहीं है। बस मैं उन छोटी छोटी गलतियों से बचता आया हूँ जो हमारी ऊर्जा को चुपचाप खत्म कर देती है और हमारे दीर्घकालीन स्वास्थ्य, लॉन्ग टर्म हेल्थ को बनने से पहले ही बिगाड़ देती है। यही वजह है कि हम अपने आसपास इतनी शारीरिक पीड़ा देख रहे हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको वही गलतियां गिनाऊंगा और वो छोटे बदलाव बताऊंगा जिनकी वजह से मेरा स्वास्थ्य बदल गया और आप भी इन्हें अपना के अपना स्वास्थ्य बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी मुद्रा यानी अपनी पोस्चर पर। ये लगती तो छोटी सी बात है, इसलिए हम इस पर ध्यान भी कम देते हैं और बात भी कम करते हैं। लेकिन ये हमारे रोज के उठने बैठने के बारे में है और इसका हमारे शरीर पर भारी असर होता है। क्या आप डेस्क पर झुककर बैठते हैं या फिर फोन पर लगे रहते हुए सोफे पर आराम से बैठ जाते हैं? ये आदतें पीठ दर्द और अन्य हड्डी मांसपेशियों की समस्याओं को निमंत्रण देती है। रिसर्च बताता है कि झुककर बैठने से फेफड़ों की क्षमता 30% तक कम हो सकती है और इससे थकान और एकाग्रता, फोकस की कमी होती है। तो इसे कैसे ठीक करें? सबसे पहले कुर्सी के किनारे पर बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सही तरीके से अलाइन होगी। इससे भी बेहतर धीरे धीरे स्टैंडिंग डेस्क की ओर बढ़े और खड़े रह के काम करने की आदत डालें। मैंने ऐसा ही किया और अब मैं ज्यादातर समय खड़े होकर काम करता हूँ। खड़े होकर काम करने से ब्लड सर्कुलेशन, सांस लेने और पाचन में सुधार होता है। लेकिन जरा ध्यान से धीरे धीरे शुरू करें। बारी बारी से और थोड़ी थोड़ी देर बैठने और खड़े होने की प्रैक्टिस करें जब तक आप लंबे समय तक खड़े होने के आदी ना हो जाए। और ये तो आपने सुना ही होगा कि हर 45 मिनट के करीब उठकर थोड़ा चलें और अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएं। एक बात और, अपने स्मार्टफोन का उपयोग 10 मिनट से ज्यादा लगातार ना करें। किसी कारणवश अगर आपको लंबे समय तक मोबाइल फोन पर रहना पड़े, तो कम से कम फोन आंखों के स्तर पर रखिए, वरना आपको गर्दन और सर्वाइकल की समस्या होना तय है। अगला विषय है पानी पीने के बारे में। हम सभी ने दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीने का नियम सुना है, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य सलाह, एक गाइडलाइन मात्र है। आपका असली मार्गदर्शक क्या है? आपके मूत्र का रंग हल्का पीला होना होना चाहिए रंग।
एक और मापदंड है आपके शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 35 मिलीलीटर पानी। यानी कि आपका वजन अगर 70 किलो है तो आपको तकरीबन दिन के 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने शरीर की सुने। अगर आपका गला सूख रहा है या आपका मूत्र गहरे पीले रंग का है तो आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे। थोड़ी सी भी निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन आपकी एकाग्रता को कम कर सकता है और थकान को 20% तक बढ़ा सकता है। इसलिए अपने पानी पीने की मात्रा को तब तक एडजस्ट करते रहिए जब तक वो सही स्थिति में न पहुंच जाए, मतलब कि गले का ना सूखना और हल्के पीले रंग की मूत्र। फिर चाहे आप दिन का 2.5 लीटर पीते हो या 1.5 लीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं खाने की, जो कि मैं समझता हूँ स्वास्थ्य का सबसे जरूरी आयाम है। मैं आपको कोई जटिल डाइट प्लान फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगा। ये वास्तव में बहुत सरल है। अल्कलाइन खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें और एसिडिक खाद्य पदार्थों को सीमित करें। आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों को मोटे तौर पर 2 ग्रुप में बांटा जाता है, सात्विक यानी कि अल्कलाइन और तामसिक यानी कि एसिडिक। सात्विक या अल्कलाइन खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले होते हैं, जबकि तामसिक और एसिडिक पदार्थ आपकी ऊर्जा घटाने वाले होते हैं। तो किन चीजों से बचना चाहिए? चीनी, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, तले हुए पदार्थ, अंडे और सभी प्रकार के मांस। इसके बजाय सब्जियों और फलों को प्राथमिकता दें। 2 भोजन के बीच में स्नैकिंग करना बंद करें। आपके शरीर की पाचन क्रिया सबसे अच्छी तरह तब काम करती है जब आपका पेट खाली होता है। अगर आप आते जाते कुछ न कुछ खाते रहें तो आप पाचन क्रिया में बाधा डाल रहे हैं। बहुत गर्म या बहुत ठंडे पदार्थों से बचें। कमरे के तापमान वाले भोजन को प्राथमिकता दें। इससे पाचन क्रिया भी अच्छी तरह से होती है और पोषक तत्वों का अवशोषण अब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरह से होता है। अब आते हैं नींद पर। हम सभी ने सुना है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन ये भी बात क्वांटिटी की नहीं बल्कि क्वालिटी की है। कुछ लोग 7 घंटे की नींद से भी तरोताजा महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग 9 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। जरूरी बात यह है कि नींद लगातार और आरामदायक हो। सोमवार से शुक्रवार बहुत बिजी थे तो आओ वीकेंड में नींद पूरी करते हैं। ये हिसाब भले आप अपने मन में बना लें, लेकिन आपका शरीर इस हिसाब से नहीं चलता। शरीर को नियमित कंसिस्टेंट नींद की जरूरत होती है। 6 से 8 घंटे लगातार नींद लें और रात के खाने और सोने के बीच 2.5 से 3 घंटे का अंतर रखें। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मुझे बरसों से सवेरे खाली पेट दौड़ने की आदत है। जब भी मैं सोने से करीब कुछ खा लेता हूँ, मुझे उसका असर साफ महसूस होता है अगली सुबह की दौड़ में। बेमतलब ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से आपके शरीर की आंतरिक घड़ी नियंत्रित रहती है। ये नियम बनाकर अगर आप उसे पूरी लगन से पालोगे तो ये बात पक्की है कि कुछ ही दिनों में आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। आपको ये साफ महसूस होगा। अब ये अगला विषय ऐसा है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, डिजिटल उपभोग। 2005 में हम स्क्रीन टाइम के बारे में चिंतित नहीं थे, लेकिन आज ये हमारी मुद्रा, नींद और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है। अपने मोबाइल स्क्रीन टाइम को दिन में 2 घंटे से कम रखें। अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप दोनों पर ब्लू लाइट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। एक और बात, और ये बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया का उपयोग जितना हो सके कम करें। ये बात जितनी जरूरी है मैं शायद शब्दों में बयान न कर सकूं।
लोग अपनी सुध-बुध खोकर चरस और गांजा से भी बुरी तरह इस सोशल मीडिया की लत की चपेट में आ गया है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को बढ़ाने में पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। मैंने 7 साल तक सोशल मीडिया से पूरी तरह से संन्यास लिया था और इसका प्रभाव गहरा था। मैंने खुद को अधिक शांत, केंद्रित और कम चिंतित महसूस किया। अब सोशल मीडिया पर मैं वापस तो आ गया हूँ, पर सिर्फ अपनी आर्टिकल्स और पॉडकास्ट की प्रमोशन के लिए, बस और कुछ नहीं। अगर सोशल मीडिया पूरी तरह से छोड़ना मुश्किल लगता है, तो संयम से शुरू करें। लेकिन अगर संयम काम नहीं करता, तो इसे पूरी तरह से छोड़ दीजिए जैसे मैंने छोड़ा था। और ये मैं आउट ऑफ टच रहूंगा, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, ऐसे सवाल खड़े होंगे, मेरे लिए भी हुए थे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद मुझे पता चला कि जो लोग सचमुच मेरी जिंदगी में मायने रखते हैं और जिनको मेरी भी वाकई में कदर है, ऐसे लोग तो बस गिने चुने ही हैं। और वो मुझसे बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। उनके लिए मुझे सोशल मीडिया पर होने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना सीधा हिसाब रखो, फिर देखिए सोशल मीडिया आपके नियंत्रण में होगा, ना कि आप सोशल मीडिया के नियंत्रण में। अब अगला विषय है व्यायाम बनाम आहार। एक्सरसाइज और खाना, इन दोनों का सेहत पर किस प्रमाण में असर होता है? आमतौर पर यही माना जाता है कि ये 50-50 है, पर इससे मैं साफ इनकार करता हूँ। ये 80-20 है, आहार के पक्ष में। हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही हो। आप एक खराब आहार को व्यायाम से मिटा नहीं सकते। अगर आप सुबह दौड़ते हैं लेकिन रात को मिठाई खाते हैं, तो समझ लीजिए आपने अपनी दौड़ की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या, कब और कैसे खा रहे हैं। दिन भर में आप जितना भी खाते हैं, कोशिश कीजिए उसका 70% खाना दिन के पूर्वार्ध में ही खा लें। इससे सुबह पाचन अच्छी तरह से होता है और दिन के उत्तरार्ध में हल्का खाने से आपको रात में नींद भी बेहतर आती है। एक और बात, अपने भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाइए। ये बात ज्यादा लोग जानते नहीं है कि पाचन यानी डाइजेशन आपके मुंह में ही शुरू होता है। और अच्छी तरह चबाने का लाभ ये है कि आपकी अतड़ियों तक पहुंचने से पहले ही आधा पाचन हो चुका होता है। इससे अतड़ियों का काम आसान होता है और आपको पाचन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी। ज्यादातर लोग तेजी से खाना खाते हैं और फिर उन्हें पाचन संबंधित मुश्किलों को झेलना पड़ता है। साथ ही तेज खाने पर अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और ज्यादा खा लेने से क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खाने को धीरे धीरे चबाकर खाओगे तो आपके बेवजह एक्स्ट्रा खाने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपको पेट भरने का संकेत आसानी से मिल जाता है। ये संकेत आने में थोड़ा समय लगता है। अपने शरीर की सुने। आपका शरीर आपका सबसे अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार यानी कि हेल्थ एडवाइजर है। ये चिल्लाने से पहले फुसफुसाता जरूर है। इसलिए शुरुआती संकेतों को पहचानना सीखें, क्योंकि यही छोटी फुसफुसाहट अनदेखा करने पर बाद में बड़ी चीखें बनती हैं और फिर दुख का कारण भी। छोटी समस्याओं जैसे नाक बहना या गले में खराश, इन सब के लिए दवा लेने से पहले प्राकृतिक उपचार जैसे भाप लेना या गर्म पानी से गरारे करना, इन तरीकों को अपनाएं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम बनी ही इसलिए है ताकि वह इन बाधाओं से जूझे। इस इम्यून सिस्टम को बस अपना काम करने दीजिए और ध्यान करना न भूलिए। रोज बस कुछ मिनट ध्यान लगाने से अपने शरीर के सूक्ष्म संकेतों को समझ सकते हैं आप। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास करते रहिए। लगातार और ईमानदारी से प्रयास करने पर ये जरूर काम करता है। गतिशीलता ही जीवन है। आपका शरीर
गति के लिए बना है, पूरे दिन बैठने के लिए नहीं। रिसर्च बताता है कि 8 घंटे से अधिक समय तक बैठने से हृदय रोग, हार्ट डिसीज का खतरा 20% बढ़ जाता है। जो कार गराज में हफ्तों तक खड़ी रहती है, उसमें ज्यादा मैकेनिकल समस्याएं आती है, जबकि जो कार नियमित रूप से चलाई जाती है, वह बेहतर काम करती है। ठीक उसी तरह अपने शरीर को भी चलाते रखिए, और चलते रखने का आशय ये नहीं कि बस ऑफिस में या बाजार में जाने वाला चलना। कायदे से एक्सरसाइज किया करें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन। अपनी पसंद की एक्सरसाइज चुनें, योगा, दौड़ना, साइकिल चलाना, ट्रैकिंग, बस लगातार करते रहिए। और एक्सरसाइज के अलावा भी सक्रिय रहें। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि एक्सरसाइज करके उन्होंने अपना कर्ज चुका दिया है और अब वो जो चाहे खा सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। अमेरिका में लगभग हर जिम के बगल में एक बर्गर की दुकान होती है। क्या आपको लगता है ये संयोग है? बिल्कुल नहीं। फास्ट फूड के व्यापारी रिटेल ब्रांड्स ही की तरह मानव मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं। काफी रिसर्च किया हुआ होता है उन्होंने। उन्हें पता है कि जिम जाने वाले लोग कैसे सोचते हैं। उन्हें लगता है कि जिम में घंटा भर बिताने से उन्होंने बर्गर या बिग मैक खाने का अधिकार कमाया है, और फिर जिम से निकलते ही वे सीधे बर्गर किंग या मैकडी में घुस जाते हैं। और फिर यहाँ भारत में तो खाने पीने की दुकानें वैसे ही हर गली कूचे नुक्कड़ पर होती है, बिना किसी मनोविज्ञान रिसर्च के। अब उस पर ये पश्चिम से आए हुए जंक फूड बस एक उसी की कमी थी, जो उन्होंने भी लाखों खर्चा करके अपनी शानदार दुकानें तान दी। मेरे ख्याल से बेहतरी इसी में होगी कि आप जिम की अपनी मेंबरशिप को कैंसिल करें और उन पैसों को ऑर्गेनिक फल और सब्जियों पर खर्च करें। बगैर जिम के भी आप कई तरह के एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हर तरह की एक्सरसाइज के अच्छे वीडियो आपको फ्री में मिल जाएंगे। बस थोड़ा रिसर्च करके और लोगों के कमेंट्स और रिव्यूज देख के अपने वीडियो चुनें। अगला विषय है फिटनेस गैजेट्स। बाजार में अब कई सालों से बहुत सारे फिटनेस गैजेट्स और ट्रैकर्स आए हुए हैं, जो आपकी हार्ट रेट, स्टेप्स, कैलोरीज, आपके सोने की आदतें वगैरह बहुत चीजों का हिसाब रखते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग इन गैजेट्स को बस फैशन और दिखावे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक सीधी बात जानिए, ये गैजेट्स असली फिटनेस की जगह ले नहीं सकते। मैंने कुछ लोग देखे हैं जो 10 सीढ़ियां चढ़ने में हांफने लगते हैं और दूसरी तरफ गैजेट्स पर अपना VO2 मैक्स ट्रैक करते हैं। जनाब, पहले थोड़ी अपनी फिटनेस ठीक ठाक कर लें। VO2 मैक्स वो मेट्रिक है जो फेफड़ों की ऑक्सीजन खींचने की कैपेसिटी को नापती है। ये अक्सर एंड्योरेंस एथलीट होते हैं ना, मैराथन और ट्रायथलॉन करने वाले, जो बहुत कठिन कार्डियो वर्कआउट करते हैं, उनके लिए जरूरी होता है इस VO2 मैक्स का ट्रैक करना। जिस तरह आपको फिट होने के लिए जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं, उसी तरह किसी गैजेट की भी जरूरत नहीं है। बस अपना वर्कआउट चुनें और इसे लगातार करें। वो कहते हैं ना, सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। मैंने देखा है कि जिस तरह से खाने में, कपड़ों में, गाड़ियों में लोग वैरायटी ढूंढते हैं, उसी तरह वो एक्सरसाइज में भी वैरायटी ढूंढते हैं। भाई, अगर कोई एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कठिन हो या किसी कारणवश आपको करना संभव ना हो, तब तो बात समझ में आती है। पर मेरा मशवरा ये है कि कपड़ों की शॉपिंग की तरह अपनी एक्सरसाइज को हर हफ्ते बदला मत कीजिए। एक बार जो एक्सरसाइज अच्छी लगी, उसको अपने रूटीन में उतारिए। फिर ना पीछे मुड़ के देखें और ना अगल बगल में अपने दोस्त पड़ोसी क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे देखें। बस शिद्दत से, बिना कोई बहाना बनाए, उस एक्सरसाइज को करते रहिए और सब्र रखिए। सब्र का फल मीठा होता है, ये और ये फल आपको जरूर मिलेगा। प्रोटीन के मार्केटिंग वाली जाल में ना फंसे।
दुनिया प्रोटीन के पीछे पागल है, पर ये प्रोटीन दरअसल है क्या चीज? अगर टेक्निकल परिभाषा देखें तो प्रोटीन 20 अलग-अलग एमिनो एसिड से बनती है, जिसमें से 11 तो शरीर अपने आप ही बना लेता है। बचे हुए 9 अमीनो एसिड्स बाहर से भोजन द्वारा देने पड़ते हैं। रही बात प्रोटीन की मात्रा की, तो हमारे शरीर को जरूरत होती है सिर्फ 0.8 ग्राम प्रोटीन की प्रति किलोग्राम वजन के। मतलब कि एक 70 किलो का आदमी, उसको जरूरत है महज 56 ग्राम प्रोटीन की, जो कि दाल, कीनवा और नट्स जैसे प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थ से आसानी से मिल जाती है। मांस और डेयरी उद्योग ने प्रोटीन की जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। इसके जाल में ना फंसें। प्रोटीन की बहुत भारी मार्केटिंग होती आई है दशकों से। इस मार्केटिंग के चलते ये लोग करोड़ों की प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बार्स, अंडे और मांस के हजारों खाद्य पदार्थ बेचने में सफल हुए हैं। इन उद्योगों को वीगन मूवमेंट से बड़ी चिढ़ है, क्योंकि वीगन मूवमेंट से इनकी सालों से खुली और पनपती दुकानों को खतरा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सच्चाई को पहचानिए और इनके जाल से बचकर अपनी सेहत और धरती दोनों पर होते अत्याचार को रोकें। इस पर बहुत सारा डेटा मौजूद है, आप आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। आधुनिक स्वास्थ्य संकट, एक चेतावनी। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का अनुमान है कि 2030 तक 1 अरब लोग मोटापे से ग्रस्त होंगे, ओबेसिटी से। हार्ट डिसीज, डायबिटीज और कैंसर, ये 3 बीमारियां शहरी पेशेवरों में तेजी से बढ़ रहे हैं। वो अगला प्रमोशन जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, यकीन मानिए आपके स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लायक वो नहीं है। वास्तव में कुछ भी नहीं है। अगर आप आज अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो कल आपको बीमारियों पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए कभी देर नहीं होती। आज ही एक छोटी सी आदत को सुधार कर शुरुआत कीजिए। अब एपिसोड के इस अंतिम चरण में मैं मेरी बात को सारांशित करके एपिसोड का समापन करूंगा। ज्यादातर लोग स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को खामखा जटिल बना देते हैं। वे नए डाइट ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, महंगे फिटनेस गैजेट्स खरीदते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य बनता है साफ, सरल आदतों पर जो शिद्दत से निभाए जाते हैं। 37 साल की उम्र में मैंने अपने आहार को सुधारना और दौड़ना शुरू किया। अब 50 साल की उम्र में मैं अपने आप को अपने 30 के दशक की तुलना में ज्यादा मजबूत, चुस्त और तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, बस इन आम गलतियों से बचना है, छोटे छोटे दैनिक सुधार करने हैं और आपका भविष्य स्वयं आपको धन्यवाद देगा। आज ही अपनी एक गलत जीवन शैली को चुनें और उसे सुधारने का संकल्प लें। मुझे कमेंट्स में बताइए आप क्या बदलाव करेंगे। पॉडकास्ट को आखिर तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड और अंतर यात्रा का कंटेंट अच्छा लगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले एपिसोड तक इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए आप सबको शैलेंद्र का प्रणाम।